सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम महामैराथन सेशन लेकर आप सभी के लिए आ गए हैं। इस महामैराथन सेशन में आप सभी को लगभग 70 से 80 क्वेश्चंस को कराया जाएगा। लगभग 1.5 घंटे की यह महामैराथन क्लास है और इसी तरीके से आपको सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे महामैराथन क्लास आपके एग्जाम टाइम तक मिलेगी। और इस महामैराथन क्लास के दम पर आप सभी अपने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से क्रैक कर सकते हैं। हमने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ा है, तो आप सभी भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ सकते हो। इस महामैराथन सेशन में बहुत सारी वीडियोस को एक साथ मर्ज करके आप सभी को यह महामैराथन सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के आपको मर्ज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप सभी आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से बनाइएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आप सभी को काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, ए की मासिक आय जो है वो बी की मासिक आय का 60% है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए की जो मासिक आय है, ए की मासिक आय, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप सभी का इसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय का कितना है, 60%। ठीक है, 60%। और बी की मासिक आय दी गई है, बिल्कुल दी गई है। तो ए की जो मासिक आय निकल के आ जाएगी वो 78,000 दी गई है। और 78,000 का कितना दिया है आप सभी को, 60% दिया है। तो 60/100 कर दो। ठीक है, अब यहाँ से काट के निकाल लो। ठीक है, ये जीरो से जीरो कट गया, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये टोटली 46,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये निकल के आ गया ए की मासिक आय और आपकी ए की मासिक आय। ठीक है, अब यही जो ए की मासिक आय है वो सी की मासिक आय की कितनी है, 120% है। ठीक है, तो जो 46,800 है, यानी आपकी ए की मासिक आय जो है वो किसके बराबर है, आपके सी की मासिक आय के। ठीक है, सी की मासिक आय के 120% के बराबर है। ठीक है, तो सी की मासिक आय कैसे निकलेगी, सी इंटू 120/100। ठीक है, अब इस सी की वैल्यू निकालना है, समझो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, देखिए, सी की मासिक आय लिख लीजिए, सी की मासिक आय बराबर, सी की मासिक आय बराबर 46,800। ठीक है, 46,800 इंटू में जो नीचे 100 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 100 और अपान में जो 120 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से ये कट गया और ये आपका आ जाएगा, टोटली कितना आ जाएगा, ये 39,000 आ जाएगा। ठीक है, ये 39,000 आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने आराम से आप सभी को समझा दिया है और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा ये फाइनल ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपए में खरीदी है। ठीक है, बिक्री कर सहित उन्होंने 3300 रुपए में खरीदी है, मतलब ये 100% पे लागू होता है। यदि बिक्री कर की दर जो है 10% है, तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, वास्तविक मूल्य बराबर, वास्तविक मूल्य बराबर, ठीक है, इन्होंने कितने पे खरीदी है, 3300 पे 10%। ठीक है, तो 3300, ठीक है, 3300 इंटू में 100 अपान में 10% की दर लग रही है। ठीक है, तो 100 + 10। ठीक है, और उसके बाद बस इस और जो इसकी टोटल वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी आप सभी की, वो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी 3300, 3300 इंटू में 100/110। ठीक है, एक जीरो से ये कट गया और आप सभी इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप सभी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिएगा। ठीक है, तो 11 तिया 33, ठीक है, 300, तो आपकी टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वो 300 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 300 और ये एक जीरो एक और है। ठीक है, 3,000। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 10% की जो दर लग रही है उससे आप सभी का जो साइकिल का वास्तविक मूल्य है वो आप सभी का 3,000 था, उसने 10% का आप सभी के ऊपर ब्याज ठोक दिया, दर ठोक दिया, या 10% आप सभी से एक्स्ट्रा पैसे लिए, तो 3300 रुपये हो गए। ये आप सभी, अगर आपका फॉर्मूला भी नहीं पता है तो अंदाज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रेडियो 882 रुपए में खरीदता है, जिसमें बिक्री दर सम्मिलित है, क्रय मूल्य 840 है, तो बिक्री की दर है, मतलब जो क्रय मूल्य है उसने 840 रुपए में खरीदा है। ठीक है, और मतलब रेडियो का जो खरीदा गया, मतलब जो पहले का स्टॉक था उस 840 रुपए में किसी थोक वाले से खरीदा गया है।
लेकिन डेबिट्स को बेचा जा रहा है 882 रुपए में, तो कितना पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी कितना परसेंटेज पैसा एक्स्ट्रा ले रहा है बेचने में, ठीक है, यही बताना है। ठीक है, तो वही सिस्टम सेम है, जो बिक्री की दर है, बिक्री कर की दर है, उसे हम R% हमेशा मानते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, ठीक है, क्रय मूल्य है, ठीक है, क्रय मूल्य को एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद आप सभी का क्या नाम है, जो बिक्री दर है उसको हम क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, और फिर कितने में किससे डिवाइड करते हैं, हमेशा 100% के साथ डिवाइड करते हैं, और इसकी टोटल वैल्यू दी गई है 882। बस इसी फॉर्मूले का हमेशा यूज करना है और आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 882 और 840 दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ठीक है, एक जीरो से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का टोटल जो आर की वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 5%। ठीक है, इस तरीके से आप सभी का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों, आपका क्रय मूल्य लिखना है, फिर क्रय मूल्य में आपका आर का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, उसके बाद आपका विक्रय मूल्य आगे लगा देना है। ठीक है, बस आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 10% और 20% की क्रमवार कटौतियां, यानी क्रम से कटौती की गई है। ठीक है, किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। ठीक है, इसको आप सभी को बताना है। तो कैसे होगा, कटौती जो होगी वो 100% में हुई है। ठीक है, तो 100% में हुई है तो 100 का माइनस करेंगे यहाँ से। ठीक है, कितने की हुई है, 10% की हुई है, तो 100 गुणे 90/100। ठीक है, क्योंकि 10% में घटाओगे तो 90 ही आएगा। ठीक है, फिर क्रमवार लिखा है, तो फिर 20% की टूटी हुई है, तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80 आएगा, 80/100 कर दो। ठीक है, अब बस आप सभी से निकाल लो। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, ये से ये कट गया, आपका टोटल 72 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 10 दहम्मा 100 ये कट जाएगा, 9 8 72 आ जाएगा, तो 100 माइनस 72 कितना आ गया, 28%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के सामने। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हमारा, वो कहता है किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य कितना है, 40,000 है, खरीदने के लिए इतना रुपए देना पड़ता है, कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसको। ठीक है, यही पूछ रहा है, मतलब हमने 4 रुपए में उस चीज का अंकित मूल्य है। ठीक है, और वो हमें कितने में दे रहा है, 4.48 रुपीज में दे रहा है, तो कितना परसेंट हम एक्स्ट्रा पैसा उसको दे रहे हैं, इसी चीज को बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे बताते हैं, पहले इसको हम आपस में घटा लेंगे। ठीक है, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 है और 44,800 है, तो मतलब आप सभी का यहाँ पर कितना जाएगा, 4800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4800, और अंकित मूल्य कितना है, 40,000, तो बटे हम 40,000 कर देंगे। ठीक है, और फिर कितना परसेंटेज निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा आप सभी का, यहाँ से टोटली आपका निकल कर आ जाएगा, जो निकल कर आ जाएगा वो निकल के आ जाएगा 12%। ठीक है, 12%। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 कम हो जाता है, तो वस्तु का सूची मूल्य है। ठीक है, जरा हम बैटरी की जो वो है थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए, व्यापार की दर 5% घटती है। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य 250 कम हो जाता है, तो 5% घटेगी तो 250 कम हो जा रहा है। ठीक है, तो वस्तु का सूची मूल्य है, तो 100% पे क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, 250 गुणे 100/5। अब ऐसे कितना निकल के आ जाएगा, ऐसे 5,000 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से बहुत आसान से क्वेश्चन है जो आप सभी को देखने को मिले हैं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चंस अब आगे आप सभी को नए नए देखने को मिलेंगे, तो दूसरे वीडियोस के ऊपर आप सभी को मूव कराता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब बिलियन, जिसे 5.85 ग्राम NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया गया की मोलरता होगी। ठीक है, तो इसमें आप सभी को मोलरता बतानी है इस क्वेश्चन में, और यह क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, और उस कंसेप्ट को अभी आप सभी समझ लीजिए, देन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि मोलरता, ठीक है, मोलरता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मोलरता का फार्मूला मैं आप सभी को बता दूं, अगर इस मोलरता का फार्मूला अगर आप सभी को बता दूं, तो मोलरता का फार्मूला जो होता है बच्चों, वो होता है विलेय में मोलों की संख्या, विलेय में मोलों की संख्या बटे में बिलियन का आयतन। ठीक है, बिलियन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, क्या मैंने बताया बच्चों, बताया कि विलेय में मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि यन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब मुझे यही दो चीज मिल जाए तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो n बराबर जो होता है वो होता है बच्चों भार बटे अणुभार। क्या होता है? भार बटे अणुभार। ठीक है, भार बटे अणुभार। अब भार यहाँ पर क्या है और अणुभार क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। भार तो हमें दिया है 5.85 ग्राम। ठीक है, 5.85 ग्राम। लेकिन अणुभार जो है वो NaCl का निकालना है। तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 23 होता है। ठीक है, Cl का कितना होता है? 35.5 होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों को जोड़ दो, 23 + 35.5 और इससे डिवाइड कर दो। ये आपका जो अणुभार होगा, ठीक है, वो होगा मोल प्रति क्या होगा? ग्राम होगा। ठीक है, अब चलिए ये जोड़ने पर क्या आएगा, ध्यान से समझिए। 5.85 अपान इतना जोड़ने पर आ रहा है 58.5। यहाँ पर था ग्राम और यहाँ पर था मोल प्रति ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ग्राम से ग्राम यहाँ पर उड़ गया। अब यहाँ पर बचा क्या? यहाँ पर बचा ये 5.85 है और 58.5 है, तो ऑब्वियसली 0.1 बचने वाला है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। अब हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर v की वैल्यू बच्चों लेफ्ट साइड में देखना, v की वैल्यू दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10⁻³ 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो हमें कितना निकालना है? 100। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 100 गुणे 10⁻³ लीटर। ठीक है, तो 100 बटे 1000। ठीक है, 2 जीरो से जीरो, जो 2 जीरो कट गया वो बचा 0.1। तो 0.1 यहाँ पर बचा है, 0.1 यहाँ पर बचा है। अब n की वैल्यू 0.1 और v की वैल्यू 0.1, कितना आ गया? कट के तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 दिख रहा है आपके आंसर में, बिल्कुल 1 मोलर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से था, काफी लेंथी था, बट आप सभी अगर इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ एक शॉर्ट वे में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमको लीटर में कन्वर्ट करना है। इसका एक बेसिक का कॉन्सेप्ट है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 10⁻³ लीटर, यानी 1/1000 लीटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 बटे 1000 लीटर कर देंगे तो क्या आएगा? 0.1 आ जाएगा। ये आपका वी लीटर में निकल गया। अब ऊपर में होता है विलेय के मोलों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। तो n का जो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो भार हमें दिया था 5.85 ग्राम और अणुभार हमें निकालना था किससे? NaCl से, क्योंकि मुझे NaCl दिया था। Na का परमाणु क्रमांक था 23 और Cl का 35.5। दोनों को जोड़ दिया तो 58.5 और ऊपर था 5.85। तो यहाँ पर भी 0.1 आ गया। दोनों की वैल्यू पुट कर दी, 0.1 बटे 0.1, यहाँ पर 1 मोलर आंसर निकल कर आ गया। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके था आपका। तो आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर समझ पाए हैं, मुझे आशा है। तो जरूर बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों आप इसे जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसे इरेज कर देता हूँ फटाक से। ठीक है, आप सभी के लिए फटाक से इसे हम इरेज कर देते हैं। उसके बाद आप सभी के साथ दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या है दूसरा क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है आप सभी को। अब ऑक्सीडेशन नंबर जिसकी फाइंड करना होता है उसकी जो वैल्यू होती है उसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर किसका फाइंड करना है? यहाँ पर फाइंड करना है हमें सल्फर की, यानी यस की वैल्यू जो हो गई यक्स हो गई। ठीक है, अब H2SO4 को यहाँ पर ले आओ। H2SO4 H का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? तो इसको याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज है। H का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है और वो का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। क्लियर हो गई बात? याद कर लेना, क्योंकि H यस ओ इन्हीं सब में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। KCl हो गया। ठीक है, तो यही है। अब H का यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब H के कितने यहाँ पर मोल जो है, ठीक है, वो 2 है। ठीक है, कितने यहाँ पर अणु है? 2 है। तो चलिए इनको इस क्रम में हम नोट कर लेते हैं। तो ये H का +1 हो गया और यहाँ पर आगे 2 लिख लो और फिर प्लस यस का क्या है? यक्स, फिर प्लस O का कितना है? 4 है और ऑक्सीडेशन नंबर -2।
अब इक्वल में 0। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई चार्ज दिया होता माइनस माइनस तो यहाँ पर 2 लिखते, ठीक है, प्लस प्लस तो यहाँ पर -2 लिखते। तो इस तरीके से यहाँ पर जो 0 लिखा है हमने ना, अगर यहाँ पर कोई चार्ज दिया होता तो यहाँ पर +1 +2 -2 -1 होता। तो कोई चार्ज तो दिया नहीं था तो सीधा 0 हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया 2 और ये हो गया -8। 2 + x -8 = 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया था और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन होने वाला है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है, ठीक है। अब संतुलित समीकरण के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, जो ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है, जैसे बी आई की जो वैल्यू है यहाँ पर भी बी आई की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। 14h तो यहाँ पर भी 14h होना चाहिए। यहाँ पर 2mn है तो यहाँ पर भी 2mn होना चाहिए। जितने भी चार्ज हों उतने भी चार्ज बराबर होने चाहिए। तो चलिए पहले से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 vi दिया है तो 5 vi दिया है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर 14h दिया है तो 7 दूनी 14 तो 14h हो गया, दो चीज तो मिल गई। अब यहाँ पर 2mn दिया है तो यहाँ पर 2mn हो गया, ठीक है। अब O3 है, कितना कितना O दिया है 15 और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 है और 4 दूनी 8 तो 8 7 15। ये 7 है O और ये 4 4 दूनी 8 तो 8 7 15। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब Mn 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे फाइंड करते हैं। पहले नंबर तो आपको आप-बाऊ का नियम आना चाहिए, ठीक है। आप-बाऊ का नियम होता है 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 4s 3d। अब ये याद अगर नहीं हो रहा है आपको, देख, ठीक है, ये क्रम याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक देखो आप। पहले आप 1s लिखोगे, फिर 2s 2p लिखोगे, 3s 3p 3d लिखोगे, फिर 4s 4p 4d और 4f लिखोगे, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे काट दोगे, ठीक है, ऐसे तिरछा आप काट दोगे, फिर आप ऐसे इसको मिला दोगे, ठीक है, ऐसे आप मिला दोगे। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 4s 3p, फिर ये ऐसे आएगा तो 3d 4p, तो ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये आपको एक ट्रिक मैंने बता दी कि अगर आपका वहां पर थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो गया, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बता दिया छोटा सा ट्रिक जो मैंने पढ़ा था। अब यस में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में जो होती है वो होती 6 और एस पी, डी में होती है 10 और एफ में होती है 14। मतलब इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब 25 दिया है तो 25 को पूरा करिए। 1s का मतलब 2 हो गया, ठीक है, 2। उसके बाद 2s में फिर से 2, 2p में 6 क्योंकि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s में कितना हो गया बच्चों 2 और 3p में 6, 4s में 2, 3d में, अब देखो जोड़ लो कितना है, 3d में 10 भर सकते हैं लेकिन हमें तो 25 ही पूरा करना है ना। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 5 25, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें आंसर इसमें से फाइंड करना है। तो 1 वाला देखो, 1 वाले में कितना है, एक ही एस है तो 2 कर दो, फिर कामा कर दो। 2 वाला देखो 2s 2p यानी इसमें 6 इसमें 2, ठीक है, तो 8 हो गया। अब 3s 3p 3d, यस में 2 p में 6, 6 2 8 और d में कितना लास्ट में भरा था 5, तो कितना हो गया 5 6 5 11, 6 5 11 2 13। अब क्या बचा हमारा 3p बचा, तो 3p में 3p हो गया था, 3p हो गया, 4s बचा तो 2 आया। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल गया है 2832 13 2। यहाँ पर कोई है 28 13 2, ठीक है। अब जो ये 13 8 2 आगे पीछे हुआ ना, ये इसके कोसों के हिसाब से हुआ है। जैसे 1 वाला कोस अलग ले लोगे, ठीक है, 2 वाला अलग ले लोगे, 3 वाला पूरा अलग ले लोगे, 4 वाला अलग ले लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 वाला अलग यहाँ पर 13 जोड़ के लिखा, 2 वाला यहाँ पर लिखा, 1 वाला यहाँ पर लिखा और 4 वाला यहाँ लिखा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आया, ठीक है।
इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक है, तो जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं कि m/1000 HCl बिलियन का पीएच मान होगा, ठीक है। पीएच मान का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है क्या, ध्यान से देखिए, मैं नीचे लिख रहा हूं। पीएच मान का एक फॉर्मूला होता है -log ब्रैकेट में H प्लस, ठीक है। इसको आप याद रख लेना, पीएच का मान, ठीक है। अब हमें HCl में क्या दिया हुआ है, m/1000, ठीक है। तो हम m को एक स्टैंडर्ड मान लेंगे 1000, ठीक है। m को स्टैंडर्ड मान लेंगे तो कितना होगा, 1/1000। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ, 10⁻³ 10⁻³ इतनी तो किसी बात में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। m की वैल्यू को हमने सिंपली 1 मान लिया है, तो ठीक है, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है ना, तो एक स्टैंडर्ड 1 ही मानना पड़ेगा। 10⁻³ हो गई। अब सिंपली इस वैल्यू में पुट कर दो, ठीक है। कैसे पुट करोगे, ठीक है, कैसे पुट करोगे ध्यान से देखिए, ठीक है। -log H प्लस, ठीक है। H प्लस की जगह पर क्या है, 10⁻³ बस आपका आंसर आ गया। ये -3 आगे आ गया, +3 हो गया 3, और log 10/10 कितनी होती, 1, तो आंसर निकल के आ गया 3, ठीक है। तो आंसर जो निकल के आ गया वो आ गया +3, और यहीं पर कहीं होगा डी आंसर, ठीक है। डी आंसर है तो +3 आपका सही हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, आप सभी के लिए बेनिफिट वाली बात बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या आप सभी के लिए ज्यादा बेस्ट रहने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा है, या तो मैं टाइप करके सारी चीजों को लिखूं तब टाइम ज्यादा लग जा रहा है। इससे अच्छा है कि आप सभी को ऐसे डायरेक्ट समझा देने की कोशिश करूंगा और आप सभी समझ भी जाओगे, ठीक है। अब चलिए, एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना, Ca की वैल्यू, Ca दिया है 40%, ठीक है, और कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48%, ठीक है। अब इसमें क्या हमें फाइंड करना है, हमें मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र फाइंड करने के लिए इसकी हम सरलता वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले हम समझाने के लिए Ca को लिख लेते हैं, C को लिख लेते हैं और O को लिख लेते हैं, ठीक है। तीनों को हमने लिख लिया, ठीक है। तीनों का अगर मैं अणुभार पूछूं आप सभी से, ठीक है, तीनों का अणुभार, कैल्शियम का अणुभार होता है 40, कार्बन का अणुभार कितना होता है, ठीक है, कार्बन का अणुभार होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज कितना दिया है, कैल्शियम का दिया है 40%, तो 40/40, कार्बन का दिया है 12, 12/12, ऑक्सीजन का दिया 48, तो 48/16। सरलतम रूप क्या आ गया आप सभी का, सरलतम रूप 1 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। अब मूलानुपाती सूत्र कैसे करेंगे, ठीक है। Ca का कितना आया है 1, तो Ca लिख देंगे, और कार्बन का C आया है CaC, O का कितना आया 3, ठीक है, O का कितना आया है 3, तो आपका यही मूलानुपाती सूत्र हो गया CaCO3। कहां पर है, CaCO3, ठीक है। क्लियर हो गई बात, कुछ करना नहीं था, इसमें मूलानुपाती सूत्र बनाना था और वो आपके सरलतम रूप से बन गया। मुझे लगता है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, अणुभार पर निर्भर करती है, ठीक है। चलिए इतना आप सभी को क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व X का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है तथा Y का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, यही एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। आप सभी को इसके लिए संयोजकता फाइंड करना जरूरी, ठीक है। अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 3 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 13 हो गया, तो इसको जो आपका हीलियम है, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक 2 8, जो हमारा अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त होता है वो कब पर प्राप्त होता है, 8 2 10, ठीक है, 2 8 18 32, ठीक है, इस तरीके से। तो 8 2 10, तो 8 2 10 पहुंचने के लिए इसको कहीं कितना 3 कम करना चाहिए, ठीक है। तो इसकी संयोजकता जो आ गई वो 3 आ गई। इसका देखो 6 2 8 हो गया, ठीक है, 6 2 8 है, तो इसका जो संयोजकता निकल कर आएगा इसको पूरा करने के लिए, ठीक है, इसको पूरा करने के लिए कितना, इसको कितना पूरा करने के लिए कितना होगा इसकी संयोजकता, इसकी जो संयोजकता हो जाएगी
वो 2 हो जाएगी, क्योंकि इसको 10 पहुंचने के लिए 2 की जरूरत है। तो यहाँ पर 8 लिख देता हूँ और यहाँ पर इसकी संयोजकता 2। तो 3 और 2 जो है इसकी संयोजकता हो गई। ये आपका x का जो x है इसकी संयोजकता 3 और y की संयोजकता 2। अगर हम इसकी तिर्यक गुणा कर दें, x2 कर दें और y3 कर दें, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x2 y3। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, बस संयोजकता फाइंड करना था और आप क्लियर हो गई बात। निम्न में से किस यौगिक में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? ठीक है, निम्न में से किस में सहसंयोजक बंध उपस्थित है? जिसमें सहसंयोजक बंध उपस्थित होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उनके जो विद्युत ऋणात्मकता, आपने अगर 4th चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, क्लास 10th में भी 4th चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां पर जहां पर आप सभी के ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, इन सब की बात होती है, तो वहां पर ही आप सभी का एक विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, जिसमें आप सभी के नेगेटिव वैल्यू दी होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं नेगेटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो जिनका नेगेटिव वैल्यू यानी आप सभी का डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, वो कम होगा, तो उसमें ही सहसंयोजक बंध उपस्थित होगा। ठीक है, अब ये कैसे पता चल पाएगा? तो देखिए, ये आप सभी को विद्युत रासायनिक श्रेणी का वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं mg का बता दूं बच्चों, तो mg का होता है 1.4। ठीक है, और कैल्शियम का आप सभी को बता दूं, mg का हो गया 1.4, कैल्शियम का होता है 3 होता है, 3.0 मान लो। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर क्या निकल कर आएगा? इन दोनों का अंतर निकल कर आएगा 1.6। ठीक है, जो सबसे कम, अब सबका पता होना चाहिए तभी निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। और उसके बाद यहाँ पर NaCl, ठीक है, NaCl का निकाल लो, Na का 0.9 आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम का आ जाएगा 1.1। ठीक है, कैल्शियम का 1.1, ऑक्सीजन का आपका आ जाएगा 3.5, और C2 का यानी C का आ जाएगा 2.4, और H का आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो सबसे कम होगा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू को याद कर लेना, Mg की, Cl की, ठीक है, Na की, ऑक्सीजन की, ठीक है, उसके बाद C की, हाइड्रोजन की। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर लेना। बाकी इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा दिया। अब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो आवर्त सारणी में इसका समूह होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। ठीक है, तो आपका 4 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप सभी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये 4th का, ठीक है, 4th समूह का सदस्य होगा। ठीक है, चलिए, BHC का पूरा नाम है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC का पूरा नाम होता है। ठीक है, BHC। अब इसका सूत्र अगर आप सभी से पूछ लिया जाए तो कैसे आप सभी बनाएंगे? ठीक है, इस तरीके से कुछ बनता है आपका, क्या, BHC। ठीक है, BHC, यहाँ पर क्या रहता है? सब पे Cl रहता है। कितने Cl रहते हैं? 4, 3 हो गया, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो गया। ठीक है, चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई। विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ है। ठीक है, तो अपचायक पदार्थ जो होता है वह होता है जो स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और किसी अन्य तत्व को, ठीक है, ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है, अपचयित कर दे। जो आप सभी का अपचायक पदार्थ होता है वह स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत होकर किसी को अपचयित कर देता है। तो जो सल्फर यहाँ पर होगा, ठीक है, जो यहाँ पर सल्फर होगा वह एक अपचायक पदार्थ है, क्योंकि सल्फर का क्या होगा? स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये जो आपका Cl2 है यानी क्लोरीन को अपचयित कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला आता है क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है। ठीक है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। ठीक है, तो यहाँ पर S2 माइनस में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है, S2 में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो प्रोटॉन दूसरी बार में पूछ रहा है, तो यहाँ पर 16 16 16, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब 14 16 16 18 में, ठीक है, इतना में फाइट करना है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा,
ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, यही है आपका। यानी परमाणु भार जो आपका 32 दिया है उसको 16 में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 16, ठीक है। अब यहां पर क्या पूछ रहा है, S2 माइनस माइनस, तो 16, अब जब -2 दिया है तो +2 कर दोगे। अगर 16 अगर यहां पर +2 दिया होता, ठीक है, तो -2 कर देते, ठीक है, तो -2 कर देते। तो यहां पर -2 दिया है तो +2 कर दोगे, तो 16 2 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 तो सही है, तो 18 भी मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 और प्रोटॉनों की संख्या 16, ठीक है। किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन के 2.7 ग्राम के वाष्पन से 0.27 ग्राम अवक्षेप प्राप्त होता है, पदार्थ की विलेयता क्या होगी, ठीक है। ये आपका पिछला क्वेश्चन तो सही हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज करके आप सभी को इस क्वेश्चन को कराने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं जरूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। संतृप्त विलयन का जो भार दिया है, संतृप्त विलयन का जो भार दिया है वो दिया है 2.72, ठीक है, संतृप्त विलयन, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये तो आपके उसमें दिया है। अब वाष्पीकरण के पश्चात कितना बचता है, 0.72, ये तो आपके क्वेश्चन में भी दिया है, मतलब हमने कुछ नहीं करा। अब बचेगा कितना, इन दोनों का माइनस करने पे कितना आएगा, 2.72 माइनस 0.72, ठीक है, तो बचा है 2, ठीक है, क्योंकि इतना तो वाष्पन में उड़ गया और इतना पहले था, तो इन दोनों का हमने माइनस कर लिया तो 2 बचा। अब हमसे पूछ रहा है कि पदार्थ की विलेयता क्या होगी, ठीक है। तो 2 ग्राम जैसे यहाँ पर 2 ग्राम बचा है, तो 2 ग्राम में जो अवक्षेप बच रहा है वो 0.72 बच रहा है, ठीक है। तो हम 100 मानकर चलते हैं, ठीक है। 100 जब पदार्थ की विलेयता होती है तो स्टैंडर्ड 100 मान के चलते हैं। तो 100 के लिए क्या होगा, 100 उसके बाद कितना बच रहा है हमारे में 0.72, और कितना यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर माइनस इसका 2, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लो, मुझे लगता है कि ये हो जाएगा 50 और 0.72 इंटू 50, 0.72 इंटू 50, ये आ गया 36 आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 किस प्रकार का लवण है, ये 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जब तक मुझे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का नॉलेज है, ठीक है। ये एक संकर लवण है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कभी संकर लवण का एग्जाम्पल में ये दे दिया है, कभी ये ऑप्शन में देता है, कभी एग्जाम्पल में देता है, किसी भी तरीके से देता है, कभी पोटेशियम फेरोसाइनाइड देता है, ठीक है। तो बहुत तरीके से पूछा है, बट इसको आप याद रखना कि यह एक संकर लवण है। इस चीज को आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। तुल्यांकी भार फाइंड करना है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, ठीक है। अब तुल्यांकी भार फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है तुल्यांकी भार बराबर, लिख देता हूं कि तुल्यांकी भार बराबर अणु भार, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे तुल्यांक संख्या, ठीक है। अब H2SO4 का अणु भार, H के 2 परमाणु क्रमांक, ठीक है, H2SO, S का 32, O का कितना है 4, मतलब 16 चौका 64, तो 100 आ गए आपके। अब तुल्यांक संख्या H का कितना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ रहा है, तो तुल्यांक संख्या 2 हो गई। H2 दिया है तो 100/2, यहाँ पर 50 आपका आंसर आ जाएगा, और 50 आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर 50, अच्छा 32 2 34, 34 4, ये 98 आएगा बच्चों, ठीक है। इसके लिए कुछ मिस हो रहा था, और ये 98 आएगा, तो हो जाता है थोड़ी थोड़ा कभी। चलिए 98 आ गया, ठीक है, 98/2, ठीक है, तो कट गया 48 आ गया, ठीक है, 48, ठीक है, 48 48 48, 98/2, अच्छा 98/2 49 आएगा, 49, ठीक है, ये आंसर 49 आएगा। 98/2 करोगे तो 49 ही होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी में पाए जाने वाले, ठीक है, पृथ्वी में पाए जाने वाली धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है, ठीक है। अब इसमें बच्चों दिया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले धातुओं, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप सभी से धातुओं पूछा जाए, ठीक है, तो उसके लिए तो एल्युमिनियम आता है। अगर धातुओं का जिक्र नहीं हो, यानी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले सर्वाधिक धातु, ठीक है, तो उसके लिए सिलिकॉन होता है, ठीक है।
अगर धातुओं नहीं दिया हो तो फिर क्या होगा, सिलिकॉन। अगर धातुओं दिया हो तो एल्युमिनियम। ठीक है, इस बात को मुझे लगता है याद रखना। गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और याद कर लेना √2 RT/m। ठीक है, क्या होता है √2 RT/m। आर जो होता है वो होता है गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक जिसे कहते हैं। ठीक है, और MT पता ही है आप सभी को। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/4 रह जाता है, ठीक है, तब उसकी अर्ध आयु हो। ठीक है, चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। अगर यहाँ पर 1/4 दे रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि 1/2 की पावर यानी इसका फॉर्मूला है, तो क्या होगा 1/2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे 3160/2 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 1580। ठीक है, अगर यहाँ पर 1/8 दिया होता तो क्या आ जाता 1/2 की पावर 3, तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते। अब वहां पर n/2 दिया होता तो 2 की पावर 1 हो जाता, तो 1 से डिवाइड कर देते। तो ये आपका एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया। और इसका आंसर कितना आ जाएगा 3160/2 कितना होता है, ये हो जाएगा 3160/2 यानी 1580। ठीक है, चलिए जल गैस का सूत्र है, चलिए बताइए आप सभी जल गैस का सूत्र क्या होता है। जल गैस का सूत्र, जल गैस का सूत्र आप सभी बताइए। तो देखिए जल गैस का सूत्र जो होता है आप सभी याद कर लेना CO+H2। ठीक है, CO+H2। कैसे CO+H2 हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए, कार्बन प्लस H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा CO+H2। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले तत्व से, ठीक है, 226 परमाणु भार और 88 परमाणु क्रमांक वाले भार वाले तत्व से एक अल्फा कण, ठीक है, निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, जब एक अल्फा कण निकलता है, ठीक है, तो परमाणु भार में 4 अंक तथा परमाणु क्रमांक में 2 अंक कम हो जाता है। ठीक है, परमाणु भार में 4 अंक, इसमें -4 और इसमें -2 कम हो जाता है। यही आपका एक बेसिक सा फार्मूला था। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कितनी कहाँ कैसे में निकलेगा 226। ठीक है, कितना यहाँ पर निकाल रहा है, एक तत्व से 2 अल्फा कण, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 226 में से 8 निकाल दो, 226 - 8 और 88 - 4, आंसर बताओ फटाफट। 88 में से 4 गए कितने आ जाएंगे आप सभी के, 88 में से 4 गए तो 84 आ जाएंगे और 226 में से 8 गए तो 218 आ जाएंगे। ठीक है, अब 218 और 84 कहां पर दिख रहा है, 218 और 84। अब ध्यान रहे इस बात को लेकर कि पहले क्या पूछा है, द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक, तो बिल्कुल ऑप्शन कि एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी जब एक लाइन, जिस लाइन पर आप सभी सारी चीजों को बनाते हैं, जिस पर आप सभी का पूरा लेंस होता है, ठीक है, या दर्पण होता है, ठीक है, तो वो कौन सा लाइन होता है, इसका क्या नाम होता है बच्चों, इसका क्या नाम होता है, तो इस लाइन का ही नाम है आप सभी का मुख्य अक्ष। ठीक है, बहुत सारी स्टेटमेंट देखा होगा कि मुख्य अक्ष से गुजरने वाली रेखा के समांतर होता है, मुख्य अक्ष के फोकस पर है। ठीक है, तो यहीं पर फोकस है, यहीं पर आपका सेंटर है। ठीक है, और ये आप सभी का लेंस है, जैसे मैंने आप सभी को दिखाया है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर दर्पण की बात हो रही है, चाहे दर्पण की बात हो रही है, लेंस की बात हो रही है, काम एक ही है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आप सभी का पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ सही हो गया है। ठीक है, चलिए तो दूसरा आज का हमारा क्वेश्चन होगा, वो हमारा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आप सभी पिछली क्वेश्चन से अगर इसको मैच कराएंगे तो इजीली आप सभी का मैच हो पाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर से, जो आप सभी के मैंने बताया कि वहां पर मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण किससे होकर गुजरती है, तो मैंने आप सभी को बताया कि स्टेटमेंट में इसे आप याद कर लेना, मुख्य फोकस। ठीक है, तो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जो समांतर किरण होगी, ठीक है,
वो आप सभी के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आप सभी का क्लियर हो गया। तीसरा, जब एक वस्तु को इनफाइनाइट में रखा जाता है, अनंत में रखा जाता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। मैं बता दूं कि लाइट चैप्टर से कम 8 क्वेश्चंस आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने नहीं देखा है तो आप सभी देख लीजिएगा चैनल पर जाकर के, मैंने प्लेलिस्ट बनाया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब एक वस्तु को अनंत में रखा जाता है, ठीक है, इन्फिनिट में रखा जाता है, और उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार, मैं आप सभी को पहले स्टार्टिंग में उत्तल दर्पण के बारे में बता दूंगा आप सभी को। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है सिर्फ 2 तरीके से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 तरीके से बनता है। पहला तो इन्फिनिट पर रखा जाएगा, दूसरा इन्फिनिट के बाद। इन्फिनिट के बाद वो कहीं भी रखा जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। एक इन्फिनिट के बाहर रखा जाएगा और एक इन्फिनिट के बाद, वो किसी भी पॉइंट पर उसको रखा जा सकता है। तो इन्फिनिट पर जब रखा जाएगा, इन्फिनिट के बाहर जब रखा जाएगा, तो जो उसका नेचर होगा, किसका, आपके उत्तल दर्पण का, उसको ध्यान से देखिएगा, आप सभी को पता चल पाएगा। जो आप सभी का प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो जो बनेगा वो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, कहाँ बनेगा, वो बनेगा दर्पण के पीछे। ठीक है, पहले वाले के बता रहा हूं, जब आप सभी के इन्फिनिट वाला है, ठीक है, इन्फिनिट के पीछे, इन्फिनिट के आगे रखा जा रहा है। ठीक है, और जो साइज होगा उसका, वो होगा बिंदुवत साइज। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं बिंदु का आकार। ठीक है, यहाँ पर बिंदु का आकार आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इरेज नहीं हो रहा है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, अब मैं दूसरा कंडीशन भी आप सभी को लगे हाथ बता दूं, जब आप सभी के ध्रुव, ठीक है, यहाँ पर जितने भी डिस्टेंस नापी जाएगी, जितनी भी चीजें ली जाएंगी, वो ध्रुव से ली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव से ली जाएंगी। ठीक है, पोल से। तो अगर आप सभी का इन्फिनाइट के बाद कहीं पर भी ध्रुव के बीच में रखा है, तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रतिबिंब बनेगा, पॉइंट बिंदुवत नहीं बनेगा, पॉइंट तो नहीं बनेगा, लेकिन छोटा बनेगा। और वो भी छोटा कैसे बनेगा, काफी स्मॉल बनेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है उत्तल दर्पण की बात, उसको ध्यान से सुनिएगा, जो आप सभी के काम में आएगा, वो आएगा कि जो इसका नेचर होता है, इसका जो नेचर होगा, इमेज का जो नेचर होगा, प्रतिबिंब का जो नेचर होगा, वो दोनों ही कंडीशन में कैसा होगा, आभासी तथा सीधा। यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नेचर, प्रतिबिंब का नेचर आभासी तथा सीधा होगा। ये आप सभी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को और क्वेश्चंस दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दिए गए माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण की जड़ से परावर्तन कोण की जड़ का अनुपात स्थिर होता है, इस सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत को साइन आई अपान साइन आर, ठीक है, बराबर 1n2, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया है। अब हम मेलस का नियम आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी को स्टीफन का नियम बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आप सभी को पास्कल लॉ बताने की कोशिश करेंगे। याद रखना, बहुत काम आएगा। ठीक है, P बराबर F/A, ये आप सभी का पास्कल लॉ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, पास्कल लॉ समझ में आ गया आप सभी को। अब मेलस का नियम सुन लीजिए। ठीक है, मेलस का नियम जो होता है I प्रोपोर्शनल cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब स्टीफन का नियम मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। स्टीफन का नियम होता है E प्रोपोर्शनल t की पावर 4। अगर जब प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो E बराबर, ये आप सभी का स्टीफन नियतांक है, और t की पावर 4। स्टीफन नियतांक की वैल्यू जो होती है बच्चों, वो होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, ये होता है W यानी वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, इतना मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड था, जो कि आप सभी को बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा। अब तक की जितने भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताए हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ठीक है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, आप सभी सोचिए। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, उसको जानने की कोशिश करिए। मैं आप सभी को बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो जो आप सभी का हीरा होता है, ठीक है, हीरा ऑप्शन नंबर सी जो है, उसका अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हीरे के बारे में कुछ और खास बात बता दूं,
तो यह सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, यह सबसे कठोर पदार्थ है। लिख दे रहा हूं आप सभी के स्क्रीन पर, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके। ठीक है, इसका काम क्या होता है, बड़े बड़े कांच को चिराई करने के लिए होता है। ठीक है, ऐसे हीरा पकड़ोगे, हीरा की नोक जो है, नोक यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर खींच दोगे, पूरा कांच कट जाएगा। ठीक है, ये हीरे के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन दी। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर एक गोलाकार लेंस है। ठीक है, गोलाकार लेंस है, इस वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को क्या कहा जाएगा, बताइए। दृष्टि केंद्र बिल्कुल नहीं, ध्रुव बिल्कुल नहीं, मुख्य फोकस बिल्कुल नहीं, तो क्या कहा जाएगा, एक सिंपल सा यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं इसको, या होल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, आंख का नेत्र पटल है। ठीक है, आंख का जो नेत्र पटल है वो लेंस है, बिल्कुल नहीं है। वस्तु है, बिल्कुल नहीं है। छिद्र है, बिल्कुल नहीं है। तो आंख का नेत्र पटल फिर क्या है, आंख का नेत्र पटल जो है प्रकाश का संवेदन पटल है। ठीक है, ये थोड़े से अजीब क्वेश्चन है दोनों, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है, कभी आप सभी उसे भी समझ लो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हुआ है, सारी हो गई क्लियर बात। चलिए, अब आंख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। ठीक है, जरा दृष्टि दोष ये तो खत्म हो जाती है जब आपकी दृष्टि खत्म हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में आप सभी को दूर की वस्तु नहीं दिखती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखती, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक सुविधा कहेंगे। ठीक है, एक सुविधा कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख के सुविधा की शक्ति कम हो जाती है। इस स्थिति को मैंने पहले ही बता दिया, जब उम्र बढ़ने के साथ होगा तो उसे हम जरा दृष्टि दोष कहेंगे। कोई भी एज में आप सभी को दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। कोई भी उम्र हो, आप सभी को अगर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, ठीक है, तो वो आप सभी की दूर दृष्टि दोष के अंतर्गत आती है। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है तो निकट दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु नहीं दिख रही है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस बात में आप कंफ्यूजन में मत आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आता है। तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है तारे की टिमटिमाहट का क्या कारण है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो तारे की टिमटिमाहट का कारण है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे की टिमटिमाहट हमेशा हमको पता लगती है, एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं है। कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, जब कोलाइडल कण की बात आ जाए तो आप सभी को टिंडल इफेक्ट देख लेना है, कहां पर है, जहां पर होगा टिंडल इफेक्ट क्लिक कर देना है। ठीक है, चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण की घटना है वो एक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ठीक है, ये आप सभी के विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में आप सभी अभी मुझे लगता है कि सेकंड सेमेस्टर में अच्छे तरीके से पढ़ोगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दोनों नियम। ठीक है, ठीक है, मैं फार्मूला बता देता हूं, E बराबर -N d∅/dt। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आगे की वीडियोस में मैं आप सभी को इसके बारे में अगर क्वेश्चन आता है ढंग से बताऊंगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाने वाले उपकरण को कहा जाता है, जो आप सभी शादी में देखे होंगे, बिल्कुल यही जनरेटर। ठीक है, जो आप सभी के ऐसे ही लटका होता है, यहाँ पर पंखा उंखा लगा होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आप सभी का जो विद्युत उत्पन्न करता है, यानी लाइट कट जाए या ना कट जाए लेकिन तुम्हारी शादी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो इक्विपमेंट जो यूज करते हैं वो जनरेटर ही यूज कर रहे हैं आजकल आपकी शादियों में। ठीक है, चलिए, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, R = ρl/a। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर जो R प्रोपोर्शनल है वो L के है। यहाँ क्या कह रहा है, तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो R बराबर 2L, तो तार का प्रतिरोध क्या होगा, इसको बराबर करने के लिए इसे भी दोगुना करना पड़ेगा, तो 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे लगता है प्यार से समझ में आ गया होगा। 15वां क्वेश्चन है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अगर आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो उसका जो फार्मूला होता है R = R1 + R2 + ...
अगर आप सभी का समांतर क्रम में होगा तो 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतिरोधक की जो विद्युत धारा होगी परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होगी जब इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 1/r करोगे तो वो ऊपर नीचे चला जाता है, इससे कैलकुलेशन में आप सभी समझ सकते हैं कि वो जो होगा इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फार्मूला है, एक शानदार सा फार्मूला है। जूल के ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा के द्वारा दी जाती है H बराबर I²RT। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए करेक्ट है और बहुत न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन से आते हैं, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 वाट विद्युत शक्ति बराबर है, 1 वाट विद्युत शक्ति जो है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के बराबर है। ठीक है, चलिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और मजे भी आएंगे। एक ब्रेड टोस्टर आपने सुना है, विद्युत इस्त्री कपड़ा प्रेस करने वाला, जैसे विद्युत ऊष्मा के उपकरण के चालक शुद्ध धातुओं की बजाय, ठीक है, शुद्ध धातुओं की बजाय इसमें हम मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। क्यों मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, इसलिए क्यों उपयोग करते हैं पहले ध्यान से सुनिएगा। प्रतिरोधकता, इसका एक रिलेशन होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो है ये होती है किसके, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, यानी अगर रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो क्या होगा कि ऐसे जो वस्तु है, ठीक है, इनकी जो है रेजिस्टिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इनमें टेम्परेचर अच्छा होगा। तो टेम्परेचर के लिए तो बच्चों इसे यूज कर रहे हो, कपड़ा का प्रेस जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, तो रेजिस्टिविटी जो है वो जब अधिक होगी तो टेम्परेचर अच्छा होगा, इसीलिए मिश्र धातु को हम यूज करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 अगर आप सभी की स्क्रीन पर 19 तो दिख नहीं रहा है, 21 आ गया है। ठीक है, चलिए, एक परिनालिका के अंदर शक्तिशाली चुंबक क्षेत्र का उपयोग कुंडली के अंदर रखे गए चंबनी सामग्री जैसे नरम लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, तो चुंबक बनता है। ठीक है, वो विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, जो अंदर होता है आपके मोटर के अंदर लगा होता है वो एक विद्युत चुंबक होता है। ठीक है, चलिए, जब आप फैराडे का लॉ पढ़ोगे तो बिल्कुल आप सभी को एकदम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब बाकी क्वेश्चंस मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। अपने पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है वह है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए हम बताते हैं आप सभी को कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का जो स्थान है वो आप सभी का 17वां स्थान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी देखेंगे कि जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन है बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनमें से दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही है कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन थे। ठीक है, प्रिस्टले थे कि सीले थे, लेवेसिए थे कि इनमें से कोई नहीं। तो ये 2 बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन, तो इस बार भी पूछे जाने की उम्मीदें होती हैं। ठीक है, किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए इसका कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जन्मदाता थे वो लेवोसिए थे। ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आप सभी के साथ। वह है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ। चीन यूनान से प्रारंभ हुआ कि अमेरिका इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ कि मिस्र अरब से प्रारंभ हुआ कि भारत चीन से प्रारंभ हुआ। आप सभी को ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिस्र और अरब से आप सभी के रसायन विज्ञान के ज्ञान का जो है वो आरंभ हुआ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक और जनरल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो अपना जनरल क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी शब्द से हुई जो कि प्राचीन नाम है। मतलब किस देश का प्राचीन नाम है, मतलब उस देश का ही प्राचीन नाम है और जहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई जिसका नाम है केमी। ठीक है, इसी के नाम से केमिस्ट्री पड़ा। वह चीन का प्राचीन नाम है कि अमेरिका का प्राचीन नाम है कि भारत का प्राचीन नाम है कि मिस्र का प्राचीन नाम है। ऊपर आपने देख लिया है कि रसायन विज्ञान का ज्ञान जो है सर्वप्रथम मिस्र अरब से प्रारंभ हुआ। तो आप सभी को यहाँ पता चल जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी की केमिस्ट्री की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र देश से हुई है, क्योंकि मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो केमी था। ठीक है, चलिए
पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, वह है कि रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित है उनका अध्ययन किया जाता है रसायन शास्त्र की शाखा में। ठीक है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उस किस रसायन शास्त्र की शाखा में किया जाता है, वो उसमें दिया गया है अकार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में, वैश्लेषिक रसायन में कि भौतिक रसायन में। आप सभी को बताना है पांचवें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि रासायनिक अभिक्रिया का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है वह शाखा है भौतिक रसायन। ठीक है, ये भौतिक रसायन ही ऐसी एक शाखा है जहां पर आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों और परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अपने हम छठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। उनमें से छठवें नंबर में क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर कि निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन है। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक आपको बताना है कि CH2 है, SO2 है कि CO2 है, CH4 है। ठीक है, जल्दी से बताइए। आपके 3 तत्व दिए गए हैं। ठीक है, 3 यौगिक दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो देखिए आप देखेंगे तो SO2 में कोई कार्बन का चक्कर नहीं है, तो ये तो आपका पहले नंबर गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे CH2 है या आपका CO2 है या CH4 है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CH4 ही एक ऐसा है जो कार्बनिक यौगिक है, बाकी जितने भी हैं सब अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, ये आपके अकार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, चलिए मानव शरीर में पाए जाने वाले जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 90 से 100% होती है कि 95 से 100% होती है कि 65% से 90% होती है कि 40 से 50% होती है? जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मानव शरीर में पाए जाने वाली जो जल की प्रतिशत मात्रा होती है वह आप सभी की 65 से 90% तक होती है। ठीक है, और जो एवरेज मानते हैं उसे 75% को मानते हैं। ठीक है, 70 से 75% को। लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिए हैं तो इसमें आप सभी को 65 से 90% क्लिक करना होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, कांच क्रिस्टलीय ठोस है कि रबर क्रिस्टलीय ठोस है कि प्लास्टिक क्रिस्टलीय ठोस है कि शर्करा क्रिस्टलीय ठोस है? ठीक है, क्रिस्टलीन सॉलिड बताना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि न कांच ही क्रिस्टलीन सॉलिड है, न प्लास्टिक ही क्रिस्टलीन सॉलिड है, न रबर ही क्रिस्टलीन सॉलिड है। ठीक है, सिंथेटिक होता है रबर। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो शर्करा जो है वो एक क्रिस्टलीन सॉलिड है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अगर कोने में आप सभी देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? पॉलिटेक्निक 2009 का यह शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण पक जाता है जल्दी, कि जल का क्वथनांक कम होने के कारण पक जाता है, कि प्रेशर स्थिर रहता है, कि कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता इसके लिए? तो मैं आप सभी को बता दूं कि प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? जल का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है गैस द्रव्य की अवस्था जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। गैस का क्या निश्चित नहीं होता है? ठीक है, तो आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिना कुछ देखे आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, चलिए पॉलिटेक्निक 2008 का एक शानदार क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिखा जाएगा। वो है कि निम्न में से उत्फुल्ल पदार्थ क्या है? तो उत्फुल्ल का मतलब मैं आप सभी को बता दूं कि उसका मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, उत्फुल्ल का मतलब होता है कंप्लीट यानी पूर्ण। ठीक है, कौन सा ऐसा जो पदार्थ है जो पूर्ण है? ठीक है, तो आप सभी देखेंगे कि MgSO4 अकेले नहीं रहता। ठीक है, MgSO4 के साथ इनटू में H2O भी रहता है। क्या रहता है? H2O भी रहता है। अगर हम ZnSO4 की बात करें तो ZnSO4 अकेले नहीं रहता, इसके साथ 7H2O रहता है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इस दशा में देखेंगे तो आप सभी को ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट नजर आता दिखेगा। ठीक है, नीचे दिया है ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। अब इसको क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी आप सभी का NaHCO3 ही, अकेले ऐसे नहीं रहता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां है कि बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब बिना गर्म किए किसी ताप पर जो द्रव की सतह है, वो द्रव की सतह से जो अणु है धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं। वो क्या होता है? क्वथनांक होता है कि वाष्पन होता है कि निर्वात आसवन होता है कि आसवन होता है? तो जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए
क्वेश्चन नंबर 18वां का कौन सा ऑप्शन आप सभी के लिए बिल्कुल सही होगा। तो देखिए, आप गर्म करेंगे तो आप सभी को क्वथनांक होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर निर्वात आसवन और आसवन, ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होने वाले नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि वाष्पन की क्रिया है, जब हम बिना गर्म करते हैं, बिना गर्म किए द्रव के जो सतह के अणु हैं वो धीरे धीरे वायु में मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्या है हमारा क्वेश्चन कि जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होती है अपरिवर्तित रहती है कि बढ़ती है कि घटती है कि इनमें से कोई नहीं। बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, आप सभी को उत्तर देना बहुत जरूरी है। जब बर्फ पिघलती है तो अणु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है, इन दोनों में से बता दीजिए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं, जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा जो है वो आप सभी की घटती है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो स्थिर है वो स्थिर होने की ऊर्जा जो है वो घटती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती है, गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी की ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है, वो सही हो जाएगा, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम क्रिया होती है। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वपातन में क्या होता है। गर्मी पाकर अणुओं की अत्यधिक गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि, अणुओं के बीच में आकर्षण बल, ठोस का द्रव में अल्पकाल के लिए परिवर्तन, अणुओं का स्वतंत्र हो जाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो ऊर्ध्वपातन में जो सर्वप्रथम क्रिया होती है कि गर्मी पाएगा और अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, अचानक वृद्धि होती है, और आप सभी का ऊर्ध्वपातन की क्रिया हो जाती है, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वपातन की क्रिया आप सभी को ऑलरेडी पता होगी, ठीक है। चलिए, ऊर्ध्वपातन का एक जो उदाहरण है वो आप सभी का कपूर है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कपूर, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, मैंने आप सभी को बता दिया है कि इसे याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि भूगर्भ पृथ्वी में अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है, मतलब पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु का पूछ रहा है, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, भले यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले लोहा है, एल्युमिनियम है, तांबा है कि चांदी है, जल्दी से बताइए, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाली धातु है वो आप सभी की एल्युमिनियम है, ठीक है। चलिए, जल में घुलनशील अशुद्धियां किसके जो होती हैं वो क्या कर देती हैं, मतलब इसके कारण क्या हो जाता है। क्वथनांक कम हो जाता है जल का, कि क्वथनांक बढ़ जाता है, कि हिमांक बढ़ा देती हैं, या हिमांक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन दिए हैं आप सभी के, पॉलिटेक्निक 2007 का यह क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका आंसर देना, ठीक है। तो अगर जल में घुलनशील अशुद्धियाँ अगर ज़्यादा होंगी तो इस कारण जो क्वथनांक होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। क्वथनांक जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 22 क्वेश्चन मैं आप सभी को करा चुका हूं। कैसा लगा सेशन अब तक जरूर एक बार लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कारक हैं, ठीक है। चेचक के जो टीके का आविष्कारक हैं वो कौन है, ठीक है। देखिए, पीडीएफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंजेस हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा आगे पीछे आप सभी को देखने को मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी को, ठीक है, करना है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है 22वां नंबर है, तो मैं चलिए आप सभी को सीधा कहाँ पर ले चलता हूँ, आप सभी को सीधा आप सभी को 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ठीक है। 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ आप सभी को लेकर चलता हूँ, फिर वापस आ करके आप सभी को अदर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। चलिए, नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है, ठीक है। नौसादर और नमक को जो है वो अलग किया जा सकता है किसके द्वारा। तो ऊपर आप सभी देखे हैं कि जो आप सभी क्वेश्चन देखे हैं वहां पर पता चला है कि ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो 23वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं है। वाष्प का बनना, दूध का सड़ना और जल का निर्माण। तो 24वें नंबर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है। तो कोयले का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। दूध का सड़ना भी रासायनिक परिवर्तन है, जल का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन है। तो वाष्प का जो बनना है वह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। तो 24वें नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है, धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में सर्वाधिक शीघ्रता से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। धातु के बर्तन में रखा दूध निम्न में से किस परिस्थिति में जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब बर्तन के ढक्कन पर पर्याप्त बर्फ रखी जाए,
जब दूध के बर्तन को बर्फ की सिल्ली पर रखा जाए, जब बर्फ के बर्तन को चारों ओर रखा जाए और सभी दिशाओं में समान समय लगेगा। ठीक है, तो 25वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से बताइए। तो मैं आप सभी को बता दूं, जब बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा, ठीक है, बर्फ को बर्तन के चारों ओर रखा जाएगा, तो इस स्थिति में क्या होगा कि वह जल्दी से ठंडा जाएगा, वाष्प फटाफट से उसकी निकल जाएगी, जो भाप होगी वो फटाफट से निकल जाएगी। ठीक है, 25वां नंबर यहाँ पर हो गया। तो चलिए अब 26वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटेक्निक 2006 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा तत्व है, ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व है, सिलिका, कांच, मैग्नीशियम और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए निम्न में से कौन सा तत्व है। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो 26वें नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए तो आप सभी को बता दूं, सिलिका भी नहीं तत्व है, कांच भी तत्व नहीं है, तो मैग्नीशियम जो है वो एक ऐसा है जो एक तत्व है। ठीक है, चलिए फिटकरी K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2, इसका फार्मूला भैया रट लेना। ठीक है, इसका फार्मूला जो है वो रट लेना आप सभी। ठीक है, इसका फार्मूला आप सभी को रट लेना है, रैट बनकर रट लेना है। ठीक है, और यह क्षारीय लवण है कि उदासीन लवण है कि अम्लीय लवण है कि द्विक लवण है, जल्दी से बताइए। तो आप सभी को बता दूं कि यह एक द्विक लवण है। ठीक है, फिटकरी जो है वो एक द्विक लवण है और 4 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब होता है कंप्लीट पदार्थ। ठीक है, क्या होता है कंप्लीट, मैंने इस वीडियो के अंतर्गत दोबारा बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में जब देखेंगे क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे, तो इसका इंग्लिश वर्जन आप सभी वहाँ पर देख लेना। ठीक है, उत्फुल्ल पदार्थ का मतलब होता है कंप्लीट। प्रशुद्ध पदार्थ, आर्द्रताग्राही पदार्थ और रासायनिक पदार्थ। ठीक है, वह पदार्थ जिनमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। तो आर्द्रताग्राही ऐसा एक पदार्थ होगा जिसमें यौगिक की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ठीक है, नौसादर और नमक को अलग किया जा सकता है। आप सभी को बता दूं कि अभी यह क्वेश्चन देखा गया था, वह ऊर्ध्वपातन क्रिया है, पॉलिटेक्निक 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, नौसादर और नमक को अलग करने की जो विधि है वो है आप सभी की ऊर्ध्वपातन विधि। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन हो गया, नीचे वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर ही लिया था। ठीक है, अब 30वां क्वेश्चन देखते हैं कि रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के लिए किस तत्व की पन्नी का उपयोग करते थे। कौन सी पन्नी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सोने की, एल्युमिनियम की, चांदी की कि मैग्नीशियम की, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब जो थे वो सोने की पन्नी का उपयोग किया करते थे, किस चीज के लिए, अल्फा कण प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इसमें बच्चे मोस्ट ऑफ द जो आंसर लगा के आएंगे वो ये लगा कर आएंगे। क्या लगा कर आएंगे कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, कोणीय संवेग होता है, ये पूछ रहा है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। ठीक है, तो देख सकते हैं कि इसमें MH/2π, NH/2π, DH/2π और KH/2π दिया हुआ है। ठीक है, अब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सभी का पूछ ले कि दूसरी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का संवेग, या आप सभी को पूछ ले nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का घूमते हुए कोणीय संवेग चौथे कक्षा में, तो ये हो जाएगा NH/2π। n की वैल्यू आप सभी 1 2 3 आप पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3H/2π, 2H/2π, ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, लोहे का परमाणु क्रमांक जो है 26 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। यहाँ पर अच्छा स्पेस भी मिल जा रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करके बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपने अबाउ का रूल पढ़ा होगा, अबाउ के रूल के हिसाब से इसका क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अबाउ का रूल कहता है 1s 2s 2p, उसके बाद आपका 3s 3p, ठीक है, 3s 3p 4s 3d, ठीक है, 4s और फिर नीचे 3d। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि s कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, p कोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। अब हमको परमाणु क्रमांक दिया है कितना, परमाणु क्रमांक आप सभी को दिया है 26। अब इस 26 को इसमें टोटल फिल करना है। ठीक है, s में 2 हमने भर लिया, फिर 2 2 4 6 4 10 10 6 16, ठीक है, 16 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 3s, ये यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 3s 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18
18 2 20, 20 6 26, ठीक है। तो आपका पूरा हो गया। 1 वाला निकाल लो तो यहाँ पर 2 मिल गया। 2 वाला देखोगे तो 2s में कितने हो गए, 6 और 2, ठीक है, 8 हो गए, ठीक है। 3 वाला देखोगे तो 6 2 8, 8 6 14, ठीक है, 2 8 14। 4 वाला देखोगे तो सिर्फ 2 है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है ये आप सभी देख सकते हैं, 2 8 14 2। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 32वां नंबर क्वेश्चन बहुत प्यार से आप सभी को समझ में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर उसके बाद देखते हैं हम सभी 32 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, ठीक है। पीडीएफ मैंने आप सभी को बताई है कि थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, इस बात को लेकर आप सभी चिंतित ना हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें भरे हुए हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है उसका मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। और अगर प्रोटॉन का आवेश होता है तो +1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो इनका मान है वो दोनों कैसे है, बराबर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 34वां नंबर क्वेश्चन। 34वां नंबर क्वेश्चन मैंने कहता है कि समान द्रव्यमान वाले तत्वों x तथा y के परमाणु क्रमांक 20 व 22 हैं, ठीक है। यदि तत्व x के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन हैं तो तत्व y में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। समान द्रव्यमान वाले, तो हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे। A बराबर P प्लस N, ये आपका फार्मूला होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या दी गई है तथा x तथा y के परमाणु क्रमांक 20, तो 20 क्या है, आपके परमाणु क्रमांक को हम प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए अब न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है 22, ठीक है। तो 22, 20 प्लस 22 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42, ठीक है। यक्स के प्रोटॉनों की संख्या और व्यक्स के न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई 42, ठीक है। मतलब द्रव्यमान संख्या आ गया क्या, 42। अब यहाँ पर जो लिखा है द्रव्यमान संख्या वो समान द्रव्यमान है, ठीक है। यह दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। अब दोनों के लिए लागू होगा तो हम द्रव्यमान संख्या 42 है। और अब यहाँ पर देखेंगे तो जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 20, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगा A माइनस P। द्रव्यमान संख्या दोनों के लिए सेम है 42 और प्रोटॉनों की संख्या आप सभी के लिए है 20, ठीक है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक y के लिए 22, ठीक है, y के लिए है 22, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है, आंसर आ जाएगा बी। और इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आप सभी का करेक्ट हो गया 20, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट था समान द्रव्यमान का, बस यही देखना था। आप सभी का आंसर आराम से आ गया और आई थिंक आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। और ये आप सभी देख सकते हैं क्या कि पॉलिटेक्निक 2004 का यह क्वेश्चन है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि पॉलिटेक्निक 2012 का यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तत्व के दो समस्थानिक में कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, ठीक है। कौन सा गुण भिन्न हो सकता है, मतलब समस्थानिक में कौन सा गुण, समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है और क्या समान होता है, ये समझना है, ठीक है। तो एक समस्थानिक में मतलब दो समस्थानिक जो होंगे उनका जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होगा। और परमाणु संख्या जो होगी वो क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर समभारी पूछेगा तो यहाँ पर परमाणु संख्या जो होगी वो आपकी समान होगी, ठीक। परमाणु संख्या जो होगी वो भिन्न भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या क्या होगी, आप सभी की समान होगी, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, समस्थानिक में क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी और परमाणु संख्या क्या होगी, समान होगी। लेकिन अगर समभारी पूछता है तो परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगी और द्रव्यमान संख्या समान होगी। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। 36वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आप बाउ का नियम बताता है कि पाउली का अपवर्जन नियम बताता है कि हुंड का नियम बताता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो बताता है कि किसी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और आप बाउ का नियम जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए है।
हुंड का नियम है कि एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, ये इसका हुंड का नियम है। हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है NH/2π, ठीक है, तो ये आप सभी के लिए मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। 37वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक परमाणु भार 19 है और परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉनों की संख्या होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को फाइंड कर लो तो आपको प्रोटॉनों की संख्या मिल जाएगी। किसी द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 + 2 = 9 और 9 क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाया है और आपने आंसर पाया है, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं हमारे स्क्रीन पर कि परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। 2011 का क्वेश्चन है कि 15 परमाणु क्रमांक के वाले तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 15th A का है तो यहाँ पर सीधा आपको 5 आंसर ऐसे पता चल जाएगा अगर पीरियोडिक टेबल आप सभी को याद होगा। लेकिन अगर वो नहीं याद है तो वो 2n² से पता चल जाएगा, KLM, ठीक है, KLM है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा और यहाँ पर जो शेष बच रहा है 15 में से वो लिख दो, क्या, 5, 8 5 13 2 15। तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत प्यार से समझा दिया हूँ, इससे आसानी से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 39वां नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि Na+ आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। Na+ आयन जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है, इसके बारे में बताओ, ठीक है। तो Na+ जो इलेक्ट्रॉन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन जो आवेश होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। तो Na+ और Mg2+, ठीक है, जो जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, दोनों में सिर्फ 10 होती है, लेकिन जो आवेश है देख सकते हैं यहाँ पर 2+ है और सिंगल प्लस है, ठीक है, तो अलग अलग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल आप सभी के लिए करेक्ट हो जाएगा। आपका आता है 40, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणु में स्थित होता है। न्यूट्रॉन जो है, हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है समझो, ठीक है, या एक आप सभी कुछ भी कह सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रह्मांड का एकमात्र अकेला तत्व है, ठीक है। चलिए, सभी अधिक तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। किसकी जो तरंग दैर्ध्य है उस चुंबकीय विकिरण की सबसे ज्यादा है, पराबैंगनी की है कि यक्स का है कि रेडियो की है क्या रक्त की है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जान लीजिए कि रेडियो तरंग जो है, ठीक है, उसकी जो वेव लेंथ है,